Hello students. In last lecture we have already started the types of events. In last lecture first of all we had studied the what is meant by event, then everything about the events, and in the type of events we had started with the certain event. The certain event is also called as sure event. Let's study this certain event in detail today. Now what is meant by certain event? एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल है हमारा throwing of a die. It's very simple example for your understanding, and therefore we have taken the same example. A die is thrown. जब हम लोग die throw करते हैं तो उसकी sample space 1 to 6 as a number sample space आती है. n of s is equal to 6 होता है. Now see here. We are going to study here the certain event. This is also called as sure event. Certain किसको बोलते हैं? कुछ तो surety होनी चाहिए, कुछ तो certainty होनी चाहिए. हमारे sample points यहाँ पे s is equal to n of s is equal to 6 है. एक मैं आपको event बताती हूँ. Let event P getting a number on upper face less than 7. जो अपर फेस पे नंबर आने वाला है वो नंबर लेस देन 7 होना चाहिए. तो लेस देन 7 numbers how are there here in the sample space? Those are 1 to 6 and therefore we can write here p is equal to less than 7 है. तो हमारे नंबर्स ये सब नंबर्स जो यहाँ पे आए हैं वो सब नंबर्स लेस देन 7 ही है. तो हमारी जो सैंपल स्पेस यहाँ पे एज एन आउटकम्स व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स वी आर गेटिंग हियर. दीज फेवरेबल आउटकम्स आर 6. यहाँ पे 4, 5 एंड 6 है. तो whatever the outcomes, favorable outcomes here are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same outcomes here also are there in sample space, and therefore this event P is called as certain event. It is also called as sure event. Got it? Actually ये सब टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आता है कि हमारे तरीके से हमारी नॉलेज के हिसाब से हम व्हाटएवर द नॉलेज वी हैव गेन टिल नाउ बेस्ड ऑन दिस नॉलेज वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स. वहाँ पे एक आध ट्विस्ट करके इसमें से कुछ तो पूछा जाएगा बिकॉज दैट इज गिवन, और ये सब दिया है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किधर न किधर वैरायटी ऑफ जगह से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सब टीचर्स को ही पढ़ाना जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड की है, तो आपको वो मोर इन्फॉर्मेशन गेन करनी है. और बेस्ड ऑन दैट आल्सो देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल. तो यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारे नंबर्स फेवरेबल आउटकम्स है वो लेस देन 7 आने चाहिए. वो लेस देन 7 है, जैसे हमारे सैंपल स्पेस में थे वैसे ही आए. बोथ आर सेम. यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे हमारी सैंपल स्पेस और जो आउटकम्स हमारे जो इवेंट में आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स बोथ आर सेम, एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज सर्टेन इवेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज श्योर इवेंट. Got it? The next type is impossible event, and it's very simple and very important. It is also called as null event. Null का मतलब in set theory we had studied null set. Null set means the set which is not having any object in it. यहाँ पे n of a, n of b अगर हम लोगों का सेट ऐसे डिनोट करते हैं तो n of a 0 आता है. That means a कौन सा भी आउटकम वहाँ पे नहीं रहेगा. एक भी आउटकम जब नहीं रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज नल सेट. तो वैसे ही हमारा जो इवेंट है दिस इवेंट इज कॉल्ड एज नल इवेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. इवेंट E getting a number getting a number greater than 10. डाई थ्रो किया है फेवरेबल डाई थ्रो करने के बाद
1 to 6 आए हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन क्या दी आपको, नंबर कौन से आने चाहिए, ग्रेटर देन 10। 10 से ग्रेटर वाले नंबर्स तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स का जो सेट रहेगा, दैट विल बी एम्प्टी सेट, वी कैन से, एज दिस सेट इज एम्प्टी सेट। ऐसा सेट कब आता है, जब वो नल सेट कहलाया जाता है। दैट मींस इट इज अ नल सेट, therefore such type of events are called as null event. It is also called as impossible, means ऐसे वाली ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, and therefore it is impossible. अगर कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो that is called as impossible condition, and therefore there will be no any favorable outcome, and hence we can write this event as a impossible event, yeah, we can say this as also null event. So this is all about here impossible event. The next event here is given, that is the elementary event. It is also called as simple event. Elementary इसका मतलब है having only one. अब one क्या होता है, that will be the favorable outcome. एक जनरल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे. For example, event X getting an even prime number. अगर हमारा प्राइम नंबर इवन होगा तो देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज 2. तो हमारे सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, therefore x is equal to only 2. यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा. दैट मींस वी आर गेटिंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, एंड therefore यहाँ पे n of x is equal to 1 will be there. जो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट इन 9th स्टैंडर्ड डिवाइड स्टडी. ऐसा इवेंट इन द सेम वे, ऐसा इवेंट कि जो इवेंट में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, दैट मींस एक ही फेवरेबल आउटकम आएगा. लिखते वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, and that is only one even prime number is there in existence, and therefore such type of events are called as elementary event. That means it is a simple event also. It is also called as singleton set. In set theory, related to set theory, it is called singleton set, but here in case of events, as a type of events we are going to study here, and that we are studying here, and this is called as elementary या simple event. तो keep in mind all these are very simple types. लेकिन आपके बुक में तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान में रखो. नेक्स्ट इज गिवन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्प्लीमेंट? सेम एग्जांपल यहाँ से हम लोग कौन सा, तो एक एग्जांपल लेंगे और लेट अस सपोज इवेंट P गेटिंग an even number. हमारा जो इवेंट है वो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन दिस डाई इज थ्रोन. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, दैट इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6. अब मुझे बताओ कि ऐसे जो आउटकम्स है, कि जो आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स नहीं है लेकिन वो सैंपल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे कौन कौन बचेंगे, 2 आया है, 1 नहीं आया था, 4 है, 3 नहीं आया था और 5 नहीं आया था. 2, 4 and 6 is here given, that means these are the favorable outcome. even numbers है तो favorable outcomes हो गए, वो event के sample points हो गए. लेकिन ये छोड़ के sample space में अभी कौन कौन बचा है, 1, 3 and 5. and therefore अगर मैं ऐसा कुछ तो एक सेट लिखूंगी 1, 3 and 5, तो this set, that means this is the जो फेवरेबल है वो नहीं है लेकिन रिमेनिंग है, सैंपल स्पेस में जितने बाकी थे वो आए हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट. ये हमारा इवेंट था, ये इवेंट का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय P डैश. इट इज आल्सो डिनोटेड बाय P बार, और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. आउट ऑफ these and these, any of these 3 ways you can denote this complement of an event.
ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। ये फेवरेबल छोड़ के जो बचे हैं सैंपल स्पेस में उतने सब लिखो, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो ये सेट थियरी में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये हमारी सैंपल स्पेस है, समझो दिस इज अवर सैंपल स्पेस एंड दिस इज योर इवेंट। कौन सा इवेंट है हमारा, यहाँ पर इवेंट P है और P में कितने सारे सैंपल पॉइंट्स हैं, एक है 2, नेक्स्ट इज 4 एंड द लास्ट इज 6। तो ये बाकी जो बचेंगे यहाँ पे तो वो कौन हो गए, यहाँ पर 1 होगा, समझो सॉरी, let us this as 1, this as 3 and this as 5। तो ये जो भी कुछ बचा है दिस इज द P डैश। ये हमारी सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कुल मिला के 6 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6, ऑल सैंपल पॉइंट्स आर कवर्ड हियर। बट हमारा जो इवेंट है वो इवेंट है P एंड ओनली 3 सैंपल पॉइंट्स आर देयर, दोज आर द फेवरेबल आउटकम्स एंड therefore here n of P is equal to 3, n of P dash also is equal to 3 या P complement also is equal to 3। तो ये हो गया हमारा जनरल इवेंट P और जो बाकी है लेकिन सैंपल स्पेस में इंक्लूडेड है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज दिस पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड एज P complement। तो दिस इज ऑल अबाउट योर complement of an event। This is overall about it। The next is mutually exclusive events। Now both of these types, mutually exclusive events and exhaustive events, हाँ and exhaustive events, इसके लिए 2 सेट्स की जरूरी है, that means both of these are included here to explain this। समझो mutually exclusive events, सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, गेटिंग इवन नंबर अगर होगा तो 2 4 6 होगा। अगर मैं सेकंड एक ट्राई करूँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में है। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इवेंट Q। ये होगा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे Q के सैंपल फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 3 एंड 5 ही है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पहले इवेंट P डिफाइन किया था, गेटिंग इवन नंबर। नाउ दिस सेकंड इवेंट इज डिफाइंड हियर, गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर ये तीनों में से होंगे, इवन नंबर ये तीनों में से होंगे। ये दोनों में अगर केयरफुली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एक भी सैंपल पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। ये 2 सेट्स अगर ये 2 हम लोग अगर कंसीडर करेंगे इवेंट के सैंपल पॉइंट्स, तो ये दोनों भी सेट में नन ऑफ द सैंपल पॉइंट इज कॉमन। इसका मतलब अगर हम लोग सेट थ्योरी के फॉर्म में P इंटरसेक्शन Q अगर लिखेंगे तो ये हमारा जो सेट है वो नल सेट आएगा। एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ इवेंट्स कि जो इवेंट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट आता है तो such type of events are called as mutually exclusive events। दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग है। any of the element is not common। कौन सा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि ये दोनों में कॉमन है। and therefore this is the example of mutually exclusive events। the last one is exhaustive event। What is meant by exhaustive? सेम अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे P यूनियन Q करेंगे तो क्या आता है, दोनों में 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये P यूनियन Q हमारी सैंपल स्पेस की आ रही है तो such type of events are called as exhaustive events। This is all about your types of events। So now what is meant by exhaustive events, what is meant by mutually exclusive events, all it is already explained। Actually this part is not in your syllabus, but for your better understanding, but for more information I taught
each and every concept in detail. Now let's start with the exercise. Now here today we are going to start the exercise 5.3. अब ये 5.3 वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या पूछा है देखो, राइट सैंपल स्पेस एस ऑन पेज नंबर 121 इट इज गिवन। राइट सैंपल स्पेस एस, आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, आधा ही क्वेश्चन पढ़ा। क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स किससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ एस से। हम लोगों को पहले सैंपल स्पेस लिखना है, दैट इज एस वी हैव टू राइट। बाद में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मींस क्या लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है for each of the following experiments. Some of the experiments will be given to you and according to you have to write sample space and n of s. Full stop. उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन दिया है, also write, और भी आपको लिखना है events A B C। 3 इवेंट्स आपको दिए हैं in the set form and write n of A, n of B and n of C। पहले हम लोगों को सैंपल स्पेस लिखनी है मींस S लिखना है, बाद में हम लोगों को नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स करके एन ऑफ एस भी लिखना है। ये दोनों फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये नेक्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा है, ऑल्सो राइट, और क्या लिखना है आपको, द इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स आपको देते वक्त यहाँ पे 3 इवेंट्स दिए हैं ए बी सी। ये 3 इवेंट्स हम लोग जब लिखेंगे तो यू हैव टू राइट दीज इन सेट फॉर्म, तो ये सेट फॉर्म में होने चाहिए। और ये होने के बाद हम लोगों को इसका ही n of A, n of B और n of C सब लिखना है। तो let's start with the first example. One die is rolled. Same example is given here. So see here what is given. One die. One die is rolled. अब लोगों को क्या लिखना है, therefore sample space 1 2 3 4 5 6 and therefore n of s is equal to 6. The next is given here. We have to write event A getting even number on the upper face. Let event A getting, आपको देते वक्त दिया है even number on the upper face, सिर्फ दिया है even number on the upper face, लेकिन while writing in this paper we have to write let event A। event A क्या है, तो हम लोगों को मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, even number on upper face। upper face वाला जो नंबर है वो इवन नंबर हमें मिलना चाहिए, इसके लिए वहां पे गेटिंग लिखना है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इवेंट। ये इवेंट हो गया। यहाँ पे पूछा क्या क्या है, पहले एस लिखना है, देन एन ऑफ एस लिखना है, देन इवेंट्स लिखने हैं ए बी सी। एट द सेम टाइम हम लोगों को ये होने के बाद n of A, n of B और n of C भी लिखना है। तो पहले हमारा S रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद सैंपल स्पेस S हो गया, n of S भी हो गया, इवेंट A हो गया। अब हम लोगों को ये सेट फॉर्म में लिखना है, व्हाट इज A, गेटिंग इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर ऑलरेडी वी आर फैमिलियर विद 2 4 6 and therefore n of A is equal to 1 2 3, कितना आएगा 3। तो ये तो ऑलरेडी हुआ है हमारा, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। नेक्स्ट इवेंट आपको दिया है इवेंट बी। नाउ इवेंट बी, अब इवेंट बी आपको क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। सेम एग्जांपल इज गिवन, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेटिंग एंड ऑड नंबर ऑन अपर फेस। तो ये क्या आएगी, therefore b is equal to, इसमें कौन कौन से ऑड नंबर्स है आपको मालूम है, 1 3 एंड
5 and therefore we can write n of b is equal to 3. And the last is given prime number on the upper face. Last example आपको क्या दिया है? Prime number on the upper face. मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ. Now see here. Event C. Getting a prime number on upper face. Therefore C is equal to, यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? 2, 3 and 5. And therefore we can write here 2, 3 and 5. One प्राइम नहीं है, बाकी n of any number is prime number there, and therefore n of C is equal to 3. तो such type of questions will be asked. यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा था? पहले पूछा था राइट द सैंपल स्पेस, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट लिखा, उसके बाद सैंपल स्पेस लिखी, देन यू हैव टू राइट n of s. राइट द इवेंट्स, आल्सो राइट द इवेंट्स. तो ये तीनों इवेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C. All these three events are written here. Then n of A, n of B and n of C. Also n of A, n of B and n of C. अभी कुछ बचा है क्या? जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो भी कुछ पूछा था वो सब हो गया. If you write in this systematic way, जब 3 इवेंट्स पूछते हैं तो हमें पहले यहाँ पे लेट से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमें ये तो ऑलरेडी दिया है लेकिन असाइन कर रहा है कि गेटिंग दिस व्हाटएवर. ये पहले लेट लिखे तो दूसरी बार हम लोग लेट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे नाम लिखो एंड लास्ट के लिए ऐड लिखो. बच्चे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमारा इंप्रेशन, मार्क्स कट होंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर हमारा थोड़ा जाता है, और एग्जामिनर बाय इम्प्रेसिंग आधा वगैरह मार्क्स ज़्यादा देता है तो और भी ज़्यादा मार्क्स हमारे हो सकते हैं. तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इफ यू प्रेजेंट इट केयरफुली. So this is all about your first example. Already we had studied many times such type of examples. Now the second example is given here, that is the rolling of 2 dice, and that is a very big example. We'll study in next lecture. अब हमें ये example की sample space लिखने में ही बहुत टाइम जाएगा, तो we'll study this example in next lecture.